हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। ये दोनों ही पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे वेटेज रखता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना यहाँ से होती हैं। सबसे ज़्यादा तो वैक्सीनेशन के ऊपर पूछा जाता है कि वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, किस प्रकार की इम्यूनिटी इनसे मिलती है। लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए, चाहे वो आपके क्लिनिकल इन्फेक्शंस हो, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस के बारे में बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है ब्रेस्ट मिल्क में। ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स वाला चैप्टर जो था हमारा टॉपिक, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा क्रॉस करती है, कौन सी बॉडी के सिक्रेशन में मिलती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी बढ़ जाती है। ये सारे सवाल हमें एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। यह लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा। आज हम बात करेंगे आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग आप बोल लीजिएगा। यह टॉपिक दोनों जगह ज़्यादा, आप चाहे एम्स के एग्ज़ाम दे रहे हो या सीएचओ की एग्ज़ाम आप दे रहे हो, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सीएचओ के सिलेबस में भी इसे जोड़ा गया है। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में। क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहले तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। आपने दो वर्ड सुने होंगे सभी लोगों ने, जब आप पढ़ रहे थे उस दौरान भी देखा होगा, सुना होगा। फर्स्ट ईयर में एक आता है कि नर्सिंग इज ए प्रोफेशन और नॉर ए प्रोफेशन। एक डिबेट भी होती है इसके ऊपर, क्या नर्सिंग प्रोफेशन है या प्रोफेशन नहीं है। तो फिर दूसरा वर्ड जो हम काम में लेते हैं उसे हम लेते हैं ऑक्यूपेशन। मतलब एक वर्ड होता है प्रोफेशन, एक वर्ड होता है ऑक्यूपेशन, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हमें कहें कि बताओ, आपको बोला जाए कि नर्सिंग क्या है, तो आप भी बोलते हैं कि इसे प्रोफेशन, क्या है प्रोफेशन, हम बोलते हैं प्रोफेशनल है हम, मतलब यह एक प्रोफेशन होता है। लेकिन जैसा ही एक लेबर वाला व्यक्ति है, चिनाई का काम करता है, ठेले का काम करता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये प्रोफेशनल आदमी नहीं, आप बोलोगे यह एक ऑक्यूपेशन में काम करता है, एक धंधा करता है। ऑक्यूपेशन इज डिफरेंट, प्रोफेशन इज डिफरेंट। अगर हम दोनों में डिफरेंशिएशन करना चाहे तो क्या होगा दोनों में अंतर। प्रोफेशन का मतलब होता है जहां एक फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन होते हों, जहां कुछ गाइडलाइन होती हों, जहां कोई फिक्स्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना होता हो, एफिलिएशन होता हो, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन की स्टडी होती हो, उसे हम प्रोफेशन में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारे ही प्रोफेशन नर्सिंग को ले लें। नर्सिंग को की डिग्री प्राप्त करने के लिए आप क्या किसी ना किसी रजिस्ट्रेशन से, किसी आपको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होगी। हो सकता है किसी आप आरएनसी हो, बिहार नर्सिंग काउंसिल हो, किसी भी काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक तय समय तक अध्ययन भी करना होगा। जीएन आप कर रहे हैं तो 3 साल आपको पढ़ना होगा। बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं 4 साल आपको पढ़ना होगा। एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आपको मिलेगा, उस सिलेबस के हिसाब से आपको स्टडी करनी होगी। ये सब चीज़ें किस में रहती हैं, प्रोफेशन में। रूल एंड रेगुलेशन भी हैं, आप इतने घंटे काम करेंगे, आप इस ग्रेड के अंदर आएंगे, यह ग्रेड प्रमोट होकर इतनी आपको सैलरी मिलने वाली है, इतने समय बाद आपका यह प्रमोशन हो जाएगा। ये सब चीज़ें कौन से में होती हैं, प्रोफेशन में। मतलब बहुत सारी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज बनी होती हैं वहां ऑलरेडी, इसलिए वहां पर जो व्यक्ति काम करते हैं उनके शोषण की संभावनाएं हल्की सी कम रहती हैं, क्योंकि वो खुद भी समझदार होते हैं और उन लोगों के पास में ऑलरेडी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, इसलिए वो केवल उन्हें फॉलो करते हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन मैं बात करूं ऑक्यूपेशन के बारे में, जैसे जो कि लेबर का काम होता है, चिनाई का काम है, मजदूरी का काम है, ठेला लगाना है, ये सारे काम किस में आते हैं, ऑक्यूपेशन में। फैक्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, दीज आर द ऑक्यूपेशंस। यहां पर बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है और लोगों का जो शोषण होता है यहां ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि चिनाई करने के लिए आपको 6 महीने की डिग्री लेनी पड़ेगी, चिनाई की कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी प्रैक्टिस से काम करना सीखते हैं। यहाँ पर कोई उनको कंट्रोल करने वाली काउंसिल, यूनिवर्सिटी नहीं होती है, रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उन्हें इस्तेमाल करते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट अपनी पॉलिसी बनाता है और उन लोगों को इस्तेमाल करता है। कोई 12 घंटे काम करवा रहा है, कोई 10 घंटे काम करवा रहा है, कोई 8 घंटे काम करवा रहा है, कोई सैलरी भी कोई लोग 6000 दे रहे हैं, कोई 10,000 दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सेकंड ग्रेड की नौकरी करोगे तो सब फिक्स्ड है 4600 ग्रेड पे नौकरी लगनी है आपको, ऐसा नहीं है वहां पर।
तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में बेसिक डिफरेंस यही है, जहां रूल रेगुलेशन ऑलरेडी बने हुए हैं उसे हम प्रोफेशन कह देते हैं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन। अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं तो ऑक्यूपेशन जो होता है, ऑक्यूपेशन आपका जो है, इस ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्यूपेशन के अंदर आपको कोई रूल एंड रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर सेटअप रूल रेगुलेशन ज्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी हेल्थ की के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ का कंसर्न ज्यादा देखने को मिलता है, इनकी समस्याएं भी ज्यादा देखने को हमें मिलती हैं। तो इसलिए हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। यानी हमें अगर वर्ड आए ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो आपको समझना है वे मजदूर, वे व्यक्ति जो किसी इंडस्ट्री में, किसी कल कारखाने में काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना ही एक हेल्थ कहलाती है, और उस हेल्थ का नाम ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता है। क्लियर है? मतलब किसकी हेल्थ की आप बात कर रहे हैं? मजदूरों की हेल्थ की बात कर रहे हैं। कहां पर? इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। तो हम अगर इसे डिफाइन करना चाहें कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है, तो सुनिएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू द WHO बोला गया है, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने एक बात कही कि क्या होता है तुम्हारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ। उन्होंने कहा कि प्रमोशन करना, प्रमोशन बोले तो बढ़ाना, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड maintenance of promotion and maintenance of physical, mental and social well-being, जो हेल्थ की डेफिनेशन में आते हैं, सोशल वेलबींग ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल वर्कर्स। कहने का मतलब है हेल्थ को बढ़ाना, प्रमोट करना, मेंटेन करके रखना। किस प्रकार की हेल्थ? चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मानसिक हेल्थ हो, चाहे वो सोशल हेल्थ हो। किसकी? ऑल ऑक्यूपेशनल वर्कर्स, वे सारे लोग, वे सारे कैंडिडेट, वे सारी जनसंख्या जो किसी इंडस्ट्री में, किसी कल कारखाने में या किसी ऑक्यूपेशन में काम कर रही है, उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना ही क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। मतलब आप इसे क्या बोलोगे? ऑक्यूपेशनल हेल्थ। मतलब एक बात याद रखना, ऑक्यूपेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं ना, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना, प्रमोट करना ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। अगर हम बात करें, आगे चलें, यहां तक क्लियर हुआ क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ? नॉर्मल सी बात है, ऑक्यूपेशन में काम करने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य की देखभाल करना ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। डिफरेंस भी मैंने बताया है ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में। जहां रूल रेगुलेशन है तो आप क्या बोल दोगे उसे? ऑफ कोर्स क्या बोलोगे? प्रोफेशन। जहां रूल रेगुलेशन नहीं है, सेटअप रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, आप उसे क्या बोल दोगे? ऑक्यूपेशन। अगर हम बात करें हजार्ड्स, अब हम अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में तो हमें किस पर ध्यान देना पड़ेगा? ऑक्यूपेशन में हजार्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी इंसिडेंट, दुर्घटनाएं देखने को हमें मिल जाती हैं, तो हम उनके बारे में बात करें। एग्जाम के एमसीक्यूज भी यहीं से बनते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा, जो सब टॉपिक इसी के अंतर्गत चलता है, उसमें हम बात करेंगे आपके हजार्ड्स के बारे में। बोले तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो होते हैं वे मेनली दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। हम वन बाई वन बात भी करेंगे। दो तरीके से हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, दो कैटेगरी में ये डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में ले सकते हैं? पहला कैटेगरी हमारा होता है फिजिकल हजार्ड्स। क्या होता है बेटा? फिजिकल हजार्ड्स। पहला कौन सा है? फिजिकल हजार्ड्स। और सेकंड नंबर पर होता है केमिकल हजार्ड्स। दूसरे नंबर पर क्या होता है? केमिकल हजार्ड्स। पहला कौन सा था? फिजिकल हजार्ड, और दूसरा कौन सा है? केमिकल हजार्ड्स। अब इनमें क्या क्या चीजें आती देखिएगा। फिजिकल हजार्ड में सबसे पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, जहां आप काम कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर काम करेंगे तो क्या हो सकता है? बहुत कम डिग्री तापमान पर काम करेंगे तो क्या हो सकता है? मतलब हीट और कोल्ड के बारे में यहां बताया गया है। दूसरा है वाइब्रेशन।
आप जहां काम कर रहे हैं वहां कंपन कितना होना चाहिए, वाइब्रेशन कितना होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो क्या बीमारी हो सकती है। इसके अलावा नॉइस, ध्वनि, आप जहां काम कर रहे हैं वहां कितनी ध्वनि रहनी चाहिए और कितनी से ज्यादा ध्वनि नुकसानदायक हो सकती है हमारे लिए, यहां इस बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में कि आपका जो रेडिएशन होता है वह नॉर्मल कितना होता है और कितने से ज्यादा रेडिएशन अगर आपको एक्सपोज हो रहा है तो आपको समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहां पर वर्ड लिए गए हैं टेम्परेचर, वाइब्रेशन, नॉइस, रेडिएशंस। ये सारे हमारे कौन से हजार्ड्स हैं, फिजिकल हजार्ड्स के अंदर इनको जोड़ा गया है। एक लाइट भी आता है, बहुत तेज ध्वनि में आपकी लाइट जो है, प्रकाश है, अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो भी समस्या करता है उन वर्करों के लिए। तो इन पॉइंटों की बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तापमान को लेकर बात करेंगे, ज्यादा तापमान है तो क्या हो सकता है, कम तापमान है तो क्या हो सकता है। वाइब्रेशन को लेकर डिस्कस करेंगे, ज्यादा वाइब्रेशन से क्या समस्या हो सकती है, तो नॉर्मल कितना होता है। नॉइस नॉर्मल कितनी है, ज्यादा हो जाएगी तो क्या बीमारी हो जाएगी। रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन बोले तो, यूवी रेडिएशन बोले तो, इनसे क्या बीमारियां हो सकती हैं। लाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा केमिकल में दो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, एक होता है गैसेस, गैस की वजह से जो समस्याएं होती है, कौन कौन सी गैस खतरनाक भी होती हैं, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट, आपने सुना होगा, ट्रेजेडी आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी में आई थी ये, क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट आपका डस्ट पे से बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो पॉइंट इनमें से है वो यही है, डस्ट, जिससे हमें न्यूमोकोनियोसिस देखने को मिलता है, लंग्स की समस्याएं यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले इन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में। इनमें हम बीमारियों का फोकस करेंगे। देखो ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, हम पर्टिकुलर डिजीज, एक एक डिजीज को पढ़ने लगे तो बहुत लंबा पैटर्न होगा, ऐसा इतना ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या आता है, जैसे सिलिका की डस्ट से कौन सी बीमारी हो जाएगी, बस सिलिकोसिस, इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब जो मैं बताऊंगा वो सफिशिएंट होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं जानना है कि आप पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पढ़ने लग जाए। वो कितनी बीमारियां पढ़ना है, बहुत ज्यादा सिलेबस हमारे पास होता है। एग्जामिनर जितना सवाल पूछ सकता है उससे कहीं ज्यादा ही आपको पढ़ाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें सफिशिएंट मैटर आपको मिलेगा, इसी को आप ध्यान में रखें। तो ध्यान रखें, हमने टोटली जो आपके हजार्ड्स हैं उन्हें दो में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल हजार्ड्स, दूसरे केमिकल हजार्ड्स। फिजिकल में हमने 5 पॉइंट पढ़ने हैं, टेम्परेचर को पढ़ना है, वाइब्रेशन को पढ़ना है, नॉइस को पढ़ना है, रेडिएशन को पढ़ना है और लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। और केमिकल्स में 2 पॉइंट्स हैं, गैस और डस्ट। क्लियर है। सबसे पहले हम चलें तो पहला फिजिकल हजार्ड्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल हजार्ड्स के बारे में। फिजिकल हजार्ड्स, और फिजिकल हजार्ड्स में किसके बारे में बात करेंगे हम, सबसे पहले हम लेते हैं टेम्परेचर को। नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हम जहां काम करते हैं, जहां भी आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग कंडीशंस हैं, उसका नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए, तभी तो आप एबनॉर्मल निकालोगे। सामान्यतः कितने तापमान पर आप किसी इंडस्ट्री में काम करने चाहिए, तो नॉर्मल ऐसा माना जाता है कि लगभग 69 से लेकर 80 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में और 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, ये एक नॉर्मल तापमान, इस रेंज में अगर है तो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। ये नॉर्मल टॉलरेबल हमारा टेम्परेचर है किसी भी एनवायरनमेंट में जहां आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में एक नॉर्मल तापमान आप कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इससे ज्यादा या इससे कम तापमान है तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे लिए करने वाला है। तो अगर मैं सबसे पहला पॉइंट इसमें बात करूं, ए पॉइंट, तो मैं क्या कहूंगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ग्रेटर देन, कितने से ज्यादा, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, या आप कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। समझ में आ रही बेटा बात है, क्या बोला मैंने, तापमान ज्यादा है, क्या है, ज्यादा।
टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। आप एक ऐसी कारखानों में, ऐसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा हीट रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। मतलब बोले तो तापमान कितने से ज्यादा है, लगातार 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। 100 से अबाउ जा रहा है तापमान फ़ारेनहाइट में, मतलब बहुत हैवी टेम्परेचर लगातार ले आपको टॉलरेट करने को मिल रहा है। तो आपको क्या समस्या हो सकती है, देखिएगा। तो निश्चित है यहां से आप ले सकते हैं समस्याएं जो प्रॉब्लम्स कोज करेंगी उनके बारे में देखिएगा, तो क्या 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 आपको समस्या हो सकती है। तो इसका एक निमोनिक मैंने आपके लिए बना है BH4। आप ऐसे ही याद रखें इसे, BH4। इसमें से एक सवाल आया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, BH4। पहला है B, फर्स्ट याद रखें B। BH4 मतलब पहला B इज बर्न। अगर आप लगातार बहुत तेज गर्मी में काम कर रहे हैं, हीट में काम कर रहे हैं, तो आपको बर्न हो सकता है, आप जल सकते हैं। बर्न, स्किन बर्न हमें देखने को मिल सकता है, और इवनली स्किन बर्न की वजह से हमें स्किन कैंसर भी देखने को बाद में मिल सकता है, या ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस हमें देखने को मिल सकता है। तो बर्न हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा H बराबर है हीट एग्जशन। हीट एग्जशन, हीट एग्जशन। हीट एग्जशन, हीट एग्जशन का मतलब है बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगेगी, बहुत ज्यादा थ्रस्ट होने लगेगी, बॉडी पर साल्ट डिप्लेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को बोलता है हीट एग्जशन। बहुत तेज गर्मी में अक्सर हमें ऐसा देखने का मिलता है, जब बहुत ज्यादा लूएं चल रही हो, ऐसा मौसम जब होता है तो हमें बॉडी में हीट एग्जशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट H है, क्योंकि इसमें H4 यानी 4 बार H है, हीट क्रैम्प। हीट क्रैम्प, क्रैम्प बोलते हैं मसल स्पाज्म को। अक्सर आपने क्रिकेटरों को देखा होगा, जब लगातार मैच खेलते रहते हैं, लंबे देर तक वो क्रिकेट खेलते रहते हैं, कुछ समय बाद देखा करो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें क्रैम्प हो जाते हैं। क्रैम्प बोले तो अचानक से मसल स्पाज्म हो जाता है और पेन होने लग जाता है, उसे हम बोलते हैं हीट क्रैम्प। हम भी लगातार जब गर्मी में काम करते हैं तो बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उनका लॉस होने लग जाता है, बॉडी में से पानी का लॉस होने लग जाता है, और इस वजह से हमें क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हीट क्रैम्प। यह भी देखने को मिल सकता है लगातार हैवी हीट में काम करने से। इसके अलावा नेक्स्ट H बर्न है, हीट एग्जशन है, हीट क्रैम्प है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक, ये लू, जब आदमी लू बहुत तेज गर्मी में जो लू चलती है उनमें होता है तो हीट स्ट्रोक कॉमन होता है। हीट स्ट्रोक में व्यक्ति का रेस्पिरेशन पैटर्न अल्टर्ड हो जाता है और हाई रेस्पिरेशन लेने लग जाता है, दम घुटने लायक उसे होने लग जाता है, बहुत पसीने पसीने आना स्टार्ट हो जाता है। ये कंडीशन हीट स्ट्रोक कहलाती है। यह भी अधिक गर्मी में, कई बार देख लो तबियत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी के अंदर उनकी तबियत बहुत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ होने लग गई, बॉडी में से पूरी तरीके से चेहरा लाल होने लग गया, इट्स कॉल्ड हीट स्ट्रोक। मतलब हीट स्ट्रोक भी उसे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लास्ट H है हाइपर पाइरेक्सिया, तेज गर्मी, हाइपर पाइरेक्सिया मतलब ज्यादा बुखार हो जाना। पाइरेक्सिया बुखार को बोलते हैं, हाइपर यानी ज्यादा, पाइरेक्सिया बोले तो बुखार। जब तापमान नॉर्मल से ज्यादा चला जाता है तो हम उसे पाइरेक्सिया बोल देते हैं। 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर तापमान है तो हम उसे पाइरेक्सिया में बोलते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे हम फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो लगभग आप बोल सकते हो 101 या 104 के आसपास जब आपका तापमान चल जाता है फ़ारेनहाइट में, तो हम उसे हाइपर पाइरेक्सिया में इंक्लूड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये सारी जो मैंने कंडीशंस आपको बेटा बताई है, ये कहीं ना कहीं हमारे तापमान से रिलेटेड होती हैं। मतलब आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, अगर उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तापमान है, अधिक हैवी हीट है, तो आपको 5 समस्याएं कॉमनली देखने को मिल सकती हैं, जो मैंने एक निमोनिक के नाम से बताया है। BH4, B बोले तो बर्न आप से शिकार हो सकते हो, फर्स्ट H बोले तो हीट एग्जशन, H4 हीट क्रैम्प,
H4 हीट स्ट्रोक और H4 हाइपर पायरेक्सिया। सारी की सारी जो समस्याएं मैंने बताई है ये हमारी किस से रिलेटेड हैं? हैवी टेम्परेचर से रिलेटेड होती हैं। समझ में आया होगा। चलें आगे हम नेक्स्ट देखिएगा। यहां से दो एमसीक्यू बनते हैं, कॉमन है दोनों। अगर आपको मिले क्वेश्चन कि बताओ आप जब काम करते हैं ऑक्यूपेशन में, तो ऑक्यूपेशन के अंदर जो कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर ज्यादा देखने को मिल सकता है? तो आंसर होगा स्किन कैंसर, और लगभग 75% हमें देखने को मिल सकता है। तो याद रखना है कि मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर इज आंसर विल बी द स्किन कैंसर। कौन सा होगा? स्किन कैंसर। जैसे एक होता है कश्मीर के लोगों में था कांगरी कैंसर, वैसा ही याद रखना है कि ऑक्यूपेशन जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा देखने को मिल सकता है? स्किन कैंसर। लगभग 75% यही कैंसर हमें देखने को मिल जाता है। मैंने बताया भी हीट में आपको बर्न देखने को मिल सकता है, हीट एग्जर्शंस देखने को मिल सकता है। लगातार आपकी हीट जो है वो रेडिएशन और टेम्परेचर से अगर एक्सपोज हो रही है तो देयर विल बी चांस ऑफ स्किन कैंसर। इसके अलावा और एक चीज और कॉमन होती है, वह है आपकी ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस। डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम इन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। आपके जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं उनमें यह भी एक कॉमन प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। मतलब हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा अफेक्ट होती है ऑक्यूपेशन में। और यह इसलिए भी है क्योंकि हमारी बॉडी का जो पहला डिफेंस होता है वह भी स्किन ही होता है। डर्मेटाइटिस को क्या बोलोगे? इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस। क्लियर है? इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस का जो इन्फ्लामेशन होता है वह क्या कहलाता है? डर्मेटाइटिस। स्किन की एक लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है डर्मिस। तो जो डर्मिस वाली लेयर है उसका इन्फ्लामेशन ही डर्मेटाइटिस कहलाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्यूपेशन की वजह से। बोले तो आप जहां काम कर रहे हैं उसके अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से। ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने बोला हाईवी टेम्परेचर आप हो सकता है वहां पर रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा उसके वजह से। तो ये दोनों ही एमसीक्यूज आपको ध्यान रखने हैं कि अगर क्वेश्चन मिले आपको कि सबसे ज्यादा या सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होगा ऑक्यूपेशन के अंदर या ऑक्यूपेशनल वर्करों के अंदर, तो आंसर क्या बोलना है आपको? स्किन वाला। और समस्या एक और कॉमन देखने को मिल सकती है, वह समस्या कौन से होने वाली है? तो बोलना है ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। क्लियर हुआ? ठीक है जी, आगे चलें। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया टेम्परेचर का, और वो क्या था? हीट। अब दूसरा पॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है कि तापमान कम हो जाए। बहुत ज्यादा ठंड में भी तो जहां मानो बर्फ की सिल्लियां बन रही हैं, वाटर का कोल्ड स्टोरेज जहां हो रहा है, अगर ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं तो कुछ अलग कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मैं इसी का बी पॉइंट डिस्कस कर सकता हूं जहां टेम्परेचर क्या है? कम है, यानी टेम्परेचर लेस देन 69 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी आप क्या बोल सकते हो, या क्या हो रहा है? ये कोल्ड है, बहुत तेज ठंड। लगातार तेज ठंड में काम करना भी तो नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम बहुत तेज सर्दियों, हमारे यहाँ जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तापमान शून्य के आसपास है, 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो हमें बहुत सारी समस्याएं होती है। स्पेशली ध्यान रखना, पैरों की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। आपको तो नहीं मिलेंगी क्योंकि आप तो रजाई में बैठे रहते हैं, लेकिन बेचारी आपकी माताएं, आपकी बहनें, उन्हें अक्सर जरूर ये समस्या देखने को मिलती है क्योंकि वो किचन में काम करती रहती हैं। फर्श बहुत ठंडा होता है तो उन्हें अक्सर समस्या होती है। और जब सफाई करते हैं, मॉपिंग, पोछा लगाती हैं, तो भी आपका ठंडा पानी उनकी बॉडी के संपर्क में आता है। स्पेशली पैर हमारे सबसे नीचे होते हैं और कोल्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, इसलिए बहुत सारी वेजो कॉन्स्ट्रक्टिव समस्याएं यहां देखने को हमें मिल सकती हैं। मतलब जब आप
ठंड के संपर्क में, ज्यादा ठंड के संपर्क में रहते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होती है और उस इलाके में हमें कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से आते हैं। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम करता है जहां बहुत तेज ठंड है तो उसे क्या समस्या हो सकती है। तो इनके लिए भी एक निमोनिक्स है, उसका है TFEIC। TFEIC सबसे पहले बोले टी बोले तो ट्रेंच फिट, ट्रेंच फिट। आपने देखा होगा पैरों की, मैंने बोला पैरों की समस्याएं ज्यादा होती हैं। ट्रेंच फिट हमें देखने को मिल सकता है, पैरों में एबनॉर्मल अलाइनमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आपने देखा होगा कुछ डॉगी, आपने एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, कुछ डॉगीज ऐसे होते हैं जो केवल शहर में मतलब आपके घर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकाल रहे आप। कुछ समय बाद देखना उनके पैर की जो है लेग्स वो मुड़ जाती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनको जो सुटेबल एनवायरनमेंट है वो तो बहुत फेवरेबल नहीं हो रहा, बहुत तेज ठंड रहती है अंदर कंटिन्यू, क्योंकि उन्हें मिट्टी चाहिए। मिट्टी का तापमान बॉडी के जो बॉडी का फेवरेबल टेम्परेचर उसके समान सा रहता है, इसलिए उन्हें हम जो आपको देखने को मिलेगा वो ट्रेंच फिट है। अगर आप कोई व्यक्ति भी लगातार अंदर ही रहता है और लगातार ठंड में काम कर रहा है लंबे समय तक, तो उस व्यक्ति में भी ट्रेंच फिट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा F फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU का क्वेश्चन है स्टाफ नर्स का। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट की वजह है हैवी कोल्ड। फ्रॉस्ट बाइट मतलब बहुत तेज ठंड से ऐसा हो जाता है, और इसमें क्या होता है बेटा, पैर में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हमें क्या नजर आएगा, पेन नजर आएगा और अल्सर फॉर्मेशन नजर आता है। पैर में अल्सर होने लग जाते हैं और पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसे बोला फ्रॉस्ट बाइट। यह भी तेज ठंड की वजह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है E इरिथ्रोसाइनोसिस। इरिथ्रोसाइनोसिस, साइनोसिस वर्ड लिया जाता है, जो वर्ड साइनोसिस काम में लेते हैं वो डिक्रीज ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। उसके लिए हम, या ब्लू डिस्कलरेशन हो जाए तो हम उसे साइनोसिस बोल देते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर ब्लू डिस्कलरेशन हो रहा है तो हम उसे साइनोसिस बोल देते हैं। यहां वर्ड लिया है इरिथ्रोसाइनोसिस। इरिथ्रोसाइनोसिस का मतलब भी यही है, जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन लगातार हो रहा है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई होनी है। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो ऑलरेडी डिस्कलरेशन होना चालू हो जाता है। आप देखना सर्दी के अंदर हमारे जो पैर होते हैं वो ब्लू ब्लू कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ब्लू कलर्ड, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाना। तो इस वर्ड को, इस बीमारी को एक वर्ड से डिनोट किया गया, इट्स कॉल्ड इरिथ्रोसाइनोसिस। यह भी देखने को हमें मिल सकता है। I फॉर इमर्जन फिट। इमर्जन फिट, ऐसा लगता है कि पैर जो हैं वो किसी पानी में लंबे समय तक डिप रहे हैं। ऐसे जो स्किन है, सुपरफिशियल स्किन, वो सॉफ्ट हो जाती है। आपने देखा सर्दी, गर्मियों में तो अक्सर नहीं होता है, जब सर्दी के मौसम में हम लगातार बहुत काफी समय देर तक कपड़े धो लेते हैं, वस्त्र, उसके बाद अपने अंगुलियों को देखना, कभी अंगुलियों को ऐसा लगता है जैसे वाशरमैन लाइक हैंड्स। ये आपको कोलेरा में भी देखने को मिलता है, वाशरमैन लाइक हैंड्स, पिचक जाते हैं आगे से। ये क्या हो रहा है? ये जब आप लगातार ठंड में काम करते हैं तो वहां की जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। सेम ऐसा पैरों में भी नजर आता है। इमर्जन का मतलब है डूबा हुआ, इमर्ज्ड यानी डूबा हुआ। ऐसा लगता है हाथ पैरों को कि वो पानी में डूब रहे हैं। इट्स कॉल्ड इमर्जन फिट। तो पैर हमारे ऐसे हो जाते हैं इमर्जन फिट के समान, सॉफ्ट से नजर आने लग जाते हैं। और लास्ट में C फॉर चिलब्लेंस। चिलब्लेंस इट्स कॉल्ड पेन। पैरों में झंझनाहट चालू हो जाती है, पेन होना लगने लग जाता है, इसे हम बोलते हैं चिलब्लेंस। ये सारी समस्याएं, पूरी की पूरी समस्याएं जो मैंने आपको बताई हैं बेटा, ये सब किससे रिलेटेड हैं? यह हमारी बहुत ज्यादा ठंड से रिलेटेड हैं। एक पर MCQ भी बना हुआ है जो मैंने बताया है,
फ्रोस्ट बाइट के ऊपर। फ्रोस्ट बाइट में नर्सिंग का काम क्या होना चाहिए, आपको इस व्यक्ति को ठंड से बचाना है और साथ में आपको किस पर फोकस करना है, उसके नेक्रोटाइज एरिया के ऊपर, कि उसको नेक्रोसिस नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए बहुत तेज ठंड में काम करने से इतना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए कि पैर को बाद में ज्यादा समस्या उठानी पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसे कोशिश करें कि उसे लगातार एक्सपोजर ना हो, ताकि उसके कुछ जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रह सके, परफ्यूजन मेंटेन रह सके, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए ब्लड सप्लाई। तो यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, फ्रॉस्ट बाइट का एग्जाम में आया हुआ भी है। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो आपको याद रखनी है बेटा। दो कंडीशन मैंने बताई टेम्परेचर के ऊपर, एक में ज्यादा तापमान और एक में कम तापमान। ज्यादा तापमान पे निमोनिक याद रखना है BH4, और कम तापमान पर आपको निमोनिक याद रखना है TFEIC। क्लियर है? T बोले तो ट्रेंच फिट, F बोले तो फ्रॉस्ट बाइट, E बोले तो इरिथ्रोसाइनोसिस, I बोले तो इमर्जन फिट और C बोले तो चिलब्लेंस। क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी के साथ टेम्परेचर खत्म हो गया, फिजिकल हजार्ड्स का एक पॉइंट हमने खत्म कर लिया है, टेम्परेचर पहला पॉइंट। अब बात करते हैं बी पॉइंट की, लाइट की बात कर लेते हैं, प्रकाश। हालांकि लाइट का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी वोल्टेज की लाइट होनी चाहिए, नॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर हैवी लाइट आपको है, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी लाइट से, बहुत ज्यादा प्रकाश है, ब्राइट लाइट, हैवी या ब्राइट लाइट आपको लगातार ज्यादा तेज रोशनी में रखा जाए, ऐसी जगह है लगातार बहुत ज्यादा प्रकाश रहता है, तो बताओ क्या होगा। आप भी अक्सर देखना, जब बहुत तेज लाइट जली होती है और आप उसमें पढ़ रहे होते हो, आपको समस्या किस में होती है, क्या बोलते हो आप, यार मेरी आंखें दुख रही है, थोड़ी लाइट को डिम कर दो। क्लियर है? मतलब आंखों की समस्याएं हमें देखने को अक्सर मिल जाती हैं। तो याद रखना है, इसके दो कंडीशन मैंने बता रहा हूं, एक तो अक्यूट प्रॉब्लम, अक्यूट बोले तो तुरंत होने वाली प्रॉब्लम, तो इसे बोलते हैं अक्यूट प्रॉब्लम। आपको देखने को मिल सकती है आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन मतलब बोले तो पेन इन आई, आंखों का दर्द आपको देखने को मिल सकता है अक्यूट कंडीशन में। इसके लिए एक वर्ड भी काम में लेते हैं, आंखों के दर्द को एक टर्म से इंडिकेट करते हैं, और जैसे सिर का दर्द हेडेक कहलाता है, वैसे ही आंखों का दर्द एस्थेनोपिया कहलाता है। एस्थेनोपिया, एस्थेनोपिया का मतलब होता है आंखों का दर्द। पेन ऑफ आईज क्या कहलाता है, एस्थेनोपिया। तो एस्थेनोपिया देखने को मिल सकता है हमें किसकी वजह से, एक हैवी या ब्राइट लाइट की वजह से अक्यूट कंडीशन में। अगर यहीं मैं बात करूं क्रॉनिक कंडीशन की, क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम में आपको एक नजर आ सकता है निस्टिग्मस, निस्टिग्मस सुना है, निस्टिग्मस डांसिंग ऑफ आईबॉल, आंखों की जो आईबॉल्स है वो डांस करती हैं, इसको डांसिंग ऑफ आईबॉल्स बोलते हैं। न्यूरो में भी आता है लक्षण बहुत सारी बीमारियों में, निस्टिग्मस। और दूसरा आपको देखने को मिल सकता है मिनर्स डिजीज, मिनर्स डिजीज, यह इनर ईयर की समस्या है। ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर की आती है, वैसे ये इनर ईयर की प्रॉब्लम है। क्लियर है? इनर ईयर प्रॉब्लम, और इसमें क्या देखने को मिलता है, मिनस डिजीज में वर्टिको, झुम बराबर झुम शराबी, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, वर्टिगो देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, मिनर्स डिजीज के अंदर। और निस्टिग्मस में होता है डांसिंग ऑफ आईबॉल, यह होता है डांसिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल डांस करती है, डांसिंग ऑफ आईबॉल, जो आपका गोला है वह डांस करने लग जाता है, मूवमेंट करने लग जाता है एबनॉर्मली, इज कॉल्ड डांसिंग ऑफ आई बॉल। तो एक होता है डांसिंग ऑफ आई बॉल, इसे हम बोलते हैं निस्टिग्मस, और दूसरा है मिनर्स डिजीज जो इनर ईयर की समस्या है और उसका लक्षण देखने को मिलता है वर्टिगो। तो ये सिर्फ सारी समस्याएं मैंने बताई है ये लाइट की वजह से हुई है। अगर बहुत ज्यादा लाइट का एक्सपोजर आपको हो रहा है, ब्राइट लाइट का एक्सपोजर अगर आपको हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, तो आपको दो समस्याएं हो सकती हैं, एक अक्यूट कंडीशन और एक क्रॉनिक।
अक्यूट में आंखों में दर्द होगा और उसे एक टर्म से बोलते हैं, उसे टर्म का नाम है एस्थेनोपिया। आंखों का दर्द क्या कहलाता है? एस्थेनोपिया। क्या बोलते हैं बेटा? एस्थेनोपिया। और सेकंड में बात करूं क्रॉनिक कंडीशन की, तो यहां दो कंडीशन हो सकती है। एक तो आई बॉल का मूवमेंट करना, डांसिंग ऑफ आई बॉल, उसे बोलते हैं निस्टिग्मस। और दूसरा हमारा इनर ईयर जो होता है उसकी एक समस्या हो जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं? मीनर्स डिजीज। और उसमें वर्टिगो नजर आता है, क्योंकि इनर ईयर में वेस्टिबुल और कॉकलिया होते हैं जो बैलेंस और सुनना दोनों में काम करते हैं। तो जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें होता है वर्टिगो। वर्टिगो बोले तो झुम बराबर झुम शराबी, चक्कर आने लग जाते हैं, बैलेंस नहीं होता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये दूसरी कंडीशन में डिस्कस की लाइट के बारे में। मतलब फिजिकल के कितने हो गए बेटा क्लियर? दो। पहला क्या पढ़ा हमने? टेम्परेचर, दोनों पार्ट पढ़ लिए, हाई और कम। दूसरा हमने पढ़ लिया लाइट। तीसरी बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। सी पॉइंट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन नॉर्मली इसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री में जो नॉर्मल वाइब्रेशन होना चाहिए वो लगभग 10 से 500 हर्ट्ज के आसपास रहता है, इतना रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, हैवी है, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको हैवी वाइब्रेशन मिल रहा है, क्या हैवी वाइब्रेशन, अगर ज्यादा वाइब्रेशन है इंडस्ट्री में नॉर्मल से ज्यादा, तो क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्या समस्या आपको हो सकती है? तो सुनिएगा, आपको समस्या हो सकती है वाइट फिंगर। ये निमांस का क्वेश्चन है, वाइट फिंगर। निम्हांस, निम्हांस जो है बेंगलुरु, उस निम्हांस में पूछा गया था वाइट फिंगर के बारे में। क्लियर है कि हैवी वाइब्रेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है? वाइट फिंगर्स। फिंगर्स जो है वो वाइट वाइट कलर की नजर आने लग जाती है, यानी कई बार ऐसे बोलते हैं ना हमारी फिंगर्स में या वाइट वाइट कलर डिस्कलरेशन होने लग जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई कम होना स्टार्ट हो गई, इसे बोलते हैं हम वाइट फिंगर्स। एक दूसरा जॉइंट प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम्स। तेज वाइब्रेशन में काम करने से, आप काम कर रहे हैं वहां बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ऐसे कंटिन्यू, तो हमारा जो जॉइंट्स है उनमें प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट्स ये आपको याद रखने हैं जब कभी भी बात आवे वाइब्रेशन के बारे में। तो नॉर्मल याद रखना है 10 से 500 हर्ट्ज होता है। ज्यादा वाइब्रेशन से दो समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं। पहली समस्या आपकी क्या हो सकती है? तो याद रखना, पहली समस्या आपको देखने को मिल सकती है वाइट फिंगर, और दूसरी जॉइंट पेन। दूसरी क्या है? जॉइंट पेन। एक पर एमसीक्यू आया हुआ है वाइट फिंगर को याद रखना, वाइट फिंगर बोले तो वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन। क्लियर हुआ वाइब्रेशन वाला पॉइंट भी? 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चौथी बात करते हैं, फोर्थ डी, नॉइस। सीएचओ में एक सवाल आया था कि नॉइस एक्ट कब बना? नॉइस एक्ट तो याद रखना है 1972। ये सीएचओ का सवाल है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें पूछा गया सवाल है कि नॉइस एक्ट कब आया था? तो 1972 में। अब नॉर्मल कितनी वॉइस होनी चाहिए, कितनी वॉइस या नॉइस जो होती है वो फेवरेबल है? तो नॉर्मल नॉइस कितनी हो सकती है, नॉर्मल साउंड कितनी हो सकती है? तो यह आपको याद रखना है, यह लेस देन 85 डेसिबल होनी चाहिए। 85 डेसिबल से कम वॉइस होनी चाहिए नॉर्मली। अगर इससे ज्यादा आपको मिल रही, चाहे 90, 95, 100, कितनी भी, 85 से ज्यादा, तो यह ऑक्यूपेशनल बहरापन कोज कर सकती है। तो याद रखें, यह क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, कितने डेसिबल से ज्यादा ध्वनि हमें बहरा कर सकती है? तो याद रखना है कि ग्रेटर देन 85 डेसिबल साउंड क्या कोज कर सकती है? कोज डीफनेस, बोले तो बहरापन। तो अगर हमें 85 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि मिल रही है,
आप बहरे हो सकते हो, आपका जो सुनने की क्षमता है वो लॉस हो सकती है। याद रखना है 85 से कम डेसिबल की ध्वनि ही हमें हमारे लिए नॉर्मल है, टॉलरेबल है। इससे ज्यादा ध्वनि है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो याद रखें पॉइंट, एग्जाम में बहुत बार 90 लेकर आया है कि 90 अगर डेसिबल की ध्वनि है तो आपको क्या हो जाएगा, तो निश्चित सी बात है क्या हो जाना आपको, बहरापन, क्योंकि 85 से ऊपर ही आता है 90, नॉर्मल 85 है, 85 से कम हमें ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन 85 से ऊपर ध्वनि है इट इज हार्मफुल फॉर यू एंड इट लीड्स टू द डिफनेस। और अगर इंडस्ट्री में हो रहा है तो हम उसे ऑक्यूपेशनल डिफनेस बोल देंगे। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हुआ है नॉइज से रिलेटेड। ज्यादा ध्वनि में भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसी मशीनरी पे के पास काम करो जहां धड़ 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 की आवाज आ रही है लगातार और तेज ध्वनियां आती है तो आप बहरे भी हो सकते हो। इसके बाद ई पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट फिजिकल में, और वह है आपका ई पॉइंट आपका रेडिएशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बेटा ये? रेडिएशन से रिलेटेड पॉइंट है। रेडिएशन का एक्सपोजर है अगर ज्यादा तो भी हमें समस्या हो सकती है। अब इसको कैसे याद रखना है देखिएगा, रेडिएशन, पहला तो एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, ये तो एम्स का सवाल है। ऐसा पूछा गया था कि जो रेडिएशन होता है उसकी डिजिट, जैसे हम ध्वनि को मापते हैं, हर्ट, आपका ध्वनि जो है उसे हम डेसिबल में, वाइब्रेशन को हर्ट्ज में, टेम्परेचर को सेल्सियस या फॉरेनहाइट में, तो ऐसे ही रेडिएशन को किस में मापते हैं, इसका मेजरमेंट का जो मात्रक है उसका नाम क्या है? याद रखना, इसे हम रैम में मापते हैं, REM, रो इंटजेंट इक्विवेलेंट में मेजर करते हैं। कितना होता है नॉर्मल, बता रहा हूं मैं, नॉर्मल कितना रेडिएशन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो 5 रैम पर ईयर, 5 रैम पर ईयर। एक साल में एक व्यक्ति 5 रैम एक्सपोज कर सकता है। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, 5 रैम पर ईयर बोले तो 5 रैम पर ईयर एक्सपोज हम कर होता है तो हमें ज्यादा समस्या नहीं होगी, इस तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। अब यहां पर रैम की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एक बार एग्जाम में, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रो एंटजेंट इक्विवेलेंट, रो एंटजेंट इक्विवेलेंट, इट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम, और यह इसके मेजरमेंट का मात्रक है। अगर आपको पूछे कि इसका मात्रक बताओ जिसमें आप इसे मापते हैं, तो यह होगा रैम, रो एंटजेंट इक्विवेलेंट। याद रखना है, हम वाइब्रेशन को हर्ट्ज में मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, तापमान को सेल्सियस और फॉरेनहाइट में मापते हैं, वैसे ही रेडिएशन को रैम में मापेंगे, और रैम बोले तो रो एंटजेंट इक्विवेलेंट। क्लियर है? कितना रैम? 5 रैम नॉर्मल एक्सपोज हो सकता है। अगर हम बात करें अब कि आपको इससे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, 5 रैम से ज्यादा, तो क्या समस्या हो सकती है, यह देखिएगा। अगर एक्सपोजर है आपको, आप ऐसी जगह है जहां टावर ही आपके पास लगा हुआ है, मोबाइल टावर, और लगातार रेडिएशन आपका एक्सपोजर आपको हो रहा है, एक्सपोजर ग्रेटर देन 5 रैम पर ईयर। अगर 5 रैम से ज्यादा प्रति साल आपको एक्सपोजर हो रहा है तो दो प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं देखिएगा, क्योंकि रेडिएशन भी 2 प्रकार का होता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, यानी यूवी रेडिएशन। तो एक तो है यूवी रेज, बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेज, और एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब कि 2 प्रकार के रेडिएशन हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला यूवी रेज हो सकता है और दूसरा आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है। चलो जी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। यूवी रेज अगर है ज्यादा एक्सपोजर तो क्या हो सकता है इससे? तो इससे 2 समस्याएं हो सकती हैं। पहला तो है आपका केराटाइटिस,
केरेटाइटिस, इसे वेल्डर फ्लश के नाम से भी जानते हैं। वेल्डर फ्लश आपने देखा होगा, ये कुछ लोग जब लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं और वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग, उसे वेल्डिंग नहीं बोलते, वेल्डर बोलते, वेल्डर, वेल्डर नहीं, वेल्डर, डब्ल्यू से स्टार्ट होता, वेल्डर फ्लश। तो जब वो उस कई बार देखा करो शीशा लगा के या ब्लैक कलर का चश्मा लगा के फिर वेल्डिंग करते हैं, अगर वो डायरेक्ट वेल्डिंग करते हैं तो उनकी आंखों के अंदर दर्द होने लग जाता है और ऐसा बोलते हैं वेल्डिंग लग गई, और बहुत दिनों तक आंखों में दर्द होता है, फिर वो नमक के पानी से धोते रहते हैं, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। तो यह जो होता है इसे हम बोलते हैं केरेटाइटिस, वेल्डर फ्लश, यानी कि जो वो रेडिएशन हो रहा है वहां से चिंगारियां निकल रही हैं वो आपका यूवी रेस की वजह से हो रहा है और उसे हम बोलते हैं केरेटाइटिस या वेल्डर फ्लश। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है किस रेस के द्वारा, यूवी रेस के द्वारा। अगर मैं बात करूं आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में, तो इससे आपको जो कंडीशन होगी उसका एक निमोनिक मैं बताऊंगा, उसका निमोनिक है क्लैप। याद करने का तरीका है क्लैप, थप्पड़ मार देना, क्लैपिंग, और क्लैप का मतलब स्लैप होता है, क्लैप का मतलब ताली बजाना, क्लैपिंग, क्लियर है। तो इससे याद रखना है आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब क्लैप। अब कैसे याद रखेंगे कि आई क्लैप, मैं ताली बजाऊंगा, आई क्लैप, आई बोले तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्लैप यानी कि ताली बजाना। तो क्लैप से आपको याद रखना है आई क्लैप, मेरी ताली। अब क्लैप में चार चीजें हैं, क्या क्या है देखिएगा क्लैप निमोनिक के बारे में। बेटा ये निमोनिक जो मैं बता रहा हूं ये आपको याद रखने हैं, एक दो बार आप इन्हें याद करेंगे तो याद होने लगेंगे और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी में आप डेटा भूलने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखिए। इस निमोनिक को याद रखोगे ज्यादा इफेक्टिव होगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाने वाला है ये। सी की बात करते हैं, सी फॉर कैंसर। आपने सुना होगा कि ज्यादा रेडिएशन की वजह से हमें कैंसर देखने को मिल सकता है। एल का मतलब है ल्यूकेमिया, ए का मतलब है ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, और पी का मतलब है पेंस साइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया। चारों कंडीशन हो सकती हैं। कैंसर का मतलब तो जानते ही हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, या एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हमारा जो माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिविजन्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, सेल डिवाइड हो रही है अनकंट्रोल्ड मैनर में, कॉल्ड से द कैंसर। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया वर्ड काम में लेते हैं ब्लड कैंसर के लिए। किसके लिए लेंगे? ब्लड कैंसर के लिए। ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलोगे? ल्यूकेमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब है एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन, एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन। क्योंकि बोन मैरो में सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड जो आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वो बोन मैरो में बनती हैं। तो जब वहां पर उन बोन मैरो की जो वो खुद ही डिप्रेस हो जाएगी तो क्या वो बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो उसे बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया मतलब इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये कम होने लग जाएंगी। अब इसका मतलब उसको एक टर्म से भी बोलते हैं, उसका मतलब है पैनसाइटोपिनिया। इसी से निकलकर आया है पैनसाइटोपिनिया, मतलब डिक्रीज या लेस
WBC, RBC एंड प्लेटलेट। एक एक के लिए अलग काम में लेते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया या एनीमिया। अगर WBC, RBC और प्लेटलेट की अकेले की बात करें, अगर WBC कम हो रही है तो एक टर्म लेते हैं ल्यूकोपिनिया, ज्यादा हो रही है ल्यूकोसाइटोसिस। अगर हम बात करें RBC की, तो RBC के लिए इरिथ्रो काम में लेते हैं, तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया, और यानी आप इरिथ्रोसाइटोसिस, या फिर उसको हम दूसरे टर्म से भी बोलते हैं एनीमिया वर्ड काम मिलते हैं RBC कम हो जाए तो। प्लेटलेट्स जो है उसके लिए थ्रोम्बस काम में लेते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, ज्यादा होता है तो सिस, और पीनिया का मतलब कम हो जाना, लेस अमाउंट। लेकिन अगर तीनों एक साथ कम हो जाएं तो पैन वर्ड काम में लेता है, पैन का मतलब ऑल, तीनों एक साथ, पैनसाइटोपिनिया। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं वो तुम्हें कैंसर की वाली जो कंडीशंस है ये सारी आयोनाइजिंग रेडिएशन में देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारे जो हमने डिस्कस किए हैं, दिस इज ऑल आर रिलेटेड टू द फिजिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। फिजिकल वाले हमने डिस्कस किए हैं, क्या क्या डिस्कस किए हैं, लेट्स सी, क्विक रिव्यूज हम कर लेते हैं इनका। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया आज की क्लास में, हमने क्लास को स्टार्ट किया ऑक्यूपेशन के बारे में। बेटा मैंने बताया ऑक्यूपेशन को याद रखना है आपको, दो वर्ड मैंने आप बताए डिफरेंस करके, एक ऑक्यूपेशन और एक प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन बोले तो जहां पर कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई क्राइटेरिया, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कोर्स नहीं होता है, उसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। जैसे मजदूरी, चिनाई का काम, आपका लेबर का काम, थड़ी लगाना, ठेले लगाना, ये सब क्या है, ऑक्यूपेशन में आता है। इंडस्ट्री में काम करना, कल कारखानों में काम करना, इनके लिए कोई फिक्स रूल रेगुलेशंस नहीं है, इनके लिए कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स नहीं है, कोई रजिस्टर्ड काउंसिल नहीं है। दूसरी तरफ बात करूं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन वह होता है जिसमें क्या होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं, क्राइटेरिया होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन की। जो व्यक्ति मजदूरी का काम कर रहे हैं, कल कारखानों में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसकी स्वास्थ्य को, उसकी हेल्थ को बनाए रखना और प्रमोट करना ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। ये डेफिनेशन में बताया गया है जो WHO ने दी। फिर मैंने बताया कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में बताओ, तो दो प्रकार से हमने क्लासिफाइड किया। पहला कौन सा बताया मैंने, फिजिकल हैजार्ड्स, और दूसरा कौन सा बताया, केमिकल हैजार्ड्स। फिजिकल हैजार्ड्स को मैं देखूं तो इसमें मैंने कैटेगरीज बना दी आपके लिए 5। टेम्परेचर डिस्कस किया हमने, टेम्परेचर के बारे में ज्यादा टेम्परेचर भी डिस्कस किया और कम टेम्परेचर भी डिस्कस किया। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को भी हमने डिस्कस किया है। नॉइस, इसको भी डिस्कस किया। रेडिएशन को भी डिस्कस किया और लाइट को भी डिस्कस किया। इधर बात करते हैं केमिकल के बारे में, तो दो होते हैं, गैस और डस्ट। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी केमिकल हैजार्ड्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में मैंने बात की, नॉर्मल टेम्परेचर मैंने बताया। फिर बताया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हीट के संपर्क में आप हो तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो BH4 हो सकता है, बर्न हो सकता है, हीट एग्जशन हो सकता है, हीट क्रैम्प हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, और हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है। दूसरा हमने बात की, 2 MCQs हमने यहां से बताए। अगर बोला जाए, एग्जामिनर आपसे पुट करता है क्वेश्चन, बताओ ऑक्यूपेशनल में ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, आप आंसर क्या देंगे, स्किन कैंसर। एक समस्या भी बहुत कॉमन होती है, उसका नाम है ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड हमने बात की, अगर तापमान कम है, बहुत तेज ठंड है, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है, लेट्स सी, ट्रेंच फिट हो सकता है, निमोनिक्स याद करने का, TFEIC, ट्रेंच फिट हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, इरिथ्रोसाइनोसिस हो सकता है, इमर्सन फिट हो सकता है, और चिलब्लेन हो सकता है। एक MCQ यहां से आया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और फ्रॉस्ट बाइट के बारे में पूछा गया था। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब याद रखें, आप ऐसे देखोगे फ्रॉस्ट बाइट, इसका मतलब कई बार ऐसा लगता है कोई चीज बाइट कर गई, कोई बैक्टीरिया खा गया या कोई चींटी खा गई, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है।
ऐसा नहीं है। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठंड की वजह से हमारे जो पैर हैं उनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो जाता है, उसे जो लक्षण निकल कर आते हैं लाइक पेन होना, अल्सरेशन होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, दिस कॉल्ड द फ्रॉस्ट बाइट्स। इसके अलावा एरेथ्रोसाइनोसिस, ब्लू डिस्कलरेशन होने लगेगा। इमर्जन फिट, पानी पैर जो है, पैर वो पानी में लंबे समय तक डिप ऐसा फील होता है। और चिलब्लेन, पेन या झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। लाइट भी देखिएगा, अक्यूट में अलग कंडीशन और क्रॉनिक में अलग है। अक्यूट में अस्थानोपिया बोले तो आंखों का दर्द, आंखों का दर्द एक टर्म से डिनोट होता है, क्या बताया नाम, एस्थेनोपिया। क्रॉनिक में दो कंडीशन मैंने बताई है, निस्टिग्मस और मिनर्स डिजीज। नस्टिग्मस का मतलब है डांसिंग ऑफ आई बॉल का डांस करना, और मिनर्स डिजीज का मतलब होता है जो आपकी इनर ईयर है उसकी समस्या होना, कान के एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। मिडल ईयर में ओटाइटिस मीडिया बहुत कॉमन होता है, क्वेश्चन आता है वहां से, और इनर ईयर में मीनर्स डिजीज। कई बार एग्जामिनर सिंपल भी पूछ लेता है, मीनर्स डिजीज किस ईयर से रिलेटेड है, डिसऑर्डर ऑफ किसका है, तो इनर ईयर का। ऐसे सिंपल फॉर्म भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। वाइब्रेशंस, यहां वाइब्रेशन के बारे में मैंने बताया, हर्ट्ज में मापन करते हैं इसे, और ज्यादा है तो व्हाइट फिंगर्स देखने को मिल सकते हैं, जो निमांस के एग्जाम में पूछी गई थी। इसके अलावा नॉइस, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, कितने डेसिबल से ज्यादा हार्मफुल है, तो 85 डेसिबल से ज्यादा। एक्ट कब बना था, 1972 में। रेडिएशन एमसीक्यू है, बहुत टिपिकल एमसीक्यू है, बहुत कॉमन जगह नहीं मिलता है, याद रखना है। एम्स में पूछा गया सवाल है कि कितने नॉर्मल एक्सपोजर कितना होता है, तो याद रखना है 5 रैम। और मात्रा क्या होता है इसका, रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रॉ एंड जेंट इक्विवेलेंट होता है। ज्यादा हो रहा है तो समस्या हो सकती है। दो प्रकार की रेज यहां देखने को मिल सकते हैं, यूवी रेज और आयोनाइजिंग रेज या रेडिएशन। उसे केराटाइटिस यानी वेल्डर फ्लश या कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और आयोनाइजिंग से क्लैप हो सकता है। क्लैप बोले तो ताली बजाना। क्या क्या, कैंसर हो सकता है। कैंसर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम कैंसर कह देते हैं। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया कहलाता है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, जो एनीमिया हो रहा है बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से, बोन मैरो डिप्रेस हो गई तो सेल नहीं बन रही है, उसे हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। और पैनसाइटोपिनिया का मतलब है तीनों प्रकार की सेल का कम हो जाना, पैनसाइटोपिनिया कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आपकी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स थे उन्हें डिस्कस किए, और एक पॉइंट उसका डिस्कस कर लिया, एक पार्ट उसका डिस्कस कर लिया, एक क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है फिजिकल वाला। फिजिकल के 5 मैंने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहने वाली है, ऑफ कोर्स उसको कंटिन्यू हम करने वाले हैं इसी को। और याद होगा बी पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, केमिकल और डस्ट के बारे में हम बात करेंगे। केमिकल में डस्ट और गैस के बारे में, मतलब केमिकल वाला पढ़ेंगे, उसमें 2 पॉइंट आएंगे, एक गैस आएगी और एक आपकी डस्ट आएंगे। डस्ट से बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे हम लेड पॉइजनिंग की बात यहां करने वाले हैं, फार्मर लंग डिजीज की बात यहां करने वाले हैं, ग्रेन डस्ट की बात हम यहां से करने वाले हैं, बैगोसिस, बिजिनोसिस, मंडे फीवर, ये सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नई क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हुए केमिकल हेल्थ हजार्ड्स के साथ में।